Hello students, welcome to All About Civil Structural Mechanics। इस यूनिट में हमने shear force डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चंस, जिसमें बेसिक टर्म्स जैसे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, साथ में एजम्पशंस क्या हैं, अलग अलग टाइप के जो बीम्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो ये सब आज वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट बीम्स। अब क्वेश्चन आएगा कि स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स कौन से होते हैं और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स कौन से होते हैं। तो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स हैं वो बीम्स होते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट जिसमें हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जैसे होती हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट ज़ीरो, क्योंकि बॉडी अगर स्टेबल है यानी कि जिस प्लेस पर आपने रखी है उसके अंदर आपको चेंज नहीं आ रहा है, वो रुकी है, यानी कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हैं। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर यानी कि फोर्सेस ज़ीरो नहीं है, इसलिए तो मूव कर रही है। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं। एक्स एक्सिस में सब टर्म्स ज़ीरो, वाई एक्सिस में सब चीज़ें ज़ीरो और मोमेंट को ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। तो ये सब इक्वेशन स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। तो इनके बेसिस पर हम किसी भी बॉडी के लिए फाइंड करते हैं कि वो डिटरमिनेट है कि नहीं डिटरमिनेट है। अब डिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट, इस चीज़ का क्या मतलब है। तो अब डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है, इस बात का मतलब है कि अगर हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके बीम को एनालाइज कर पा रहे हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि उसके अंदर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, मोमेंट्स हैं, हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो बीम को हम बोलेंगे डिटरमिनेट। और अगर इन इक्वेशंस की मदद से हम रिएक्शंस, मोमेंट्स या कुछ भी चीज़ें जो कि अननोन है वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट बीम। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिटरमिनेट बीम्स आर एनालाइज्ड जस्ट बाय द यूज ऑफ बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। डिटरमिनेट बीम को हम एनालाइज करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मदद से। बाय दिस एनालिसिस द अननोन रिएक्शंस आर फाउंड फॉर द फर्दर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। अब इस एनालिसिस से हम अननोन रिएक्शंस जितने भी हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। इनडिटरमिनेट बीम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एनालाइज्ड। अब जो इनडिटरमिनेट बीम्स होते हैं उनको हम एनालाइज नहीं कर सकते बाय मेयर यूज ऑफ बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, यानी कि सिर्फ इन इक्वेशंस की मदद से हम ऐसे बीम्स को एनालाइज नहीं कर पाते, अननोन्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं। Along with the basic equilibrium equations, some extra conditions are required to be used like compatibility, conditions of deformation etc. यानी कि इन सब जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, सिर्फ उनके बेसिस पर हम वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर पाते। हमें कुछ और चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कंपैटिबिलिटी हो गया या फिर डिफॉर्मेशन की जो कंडीशंस हैं, तब जाके हम अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। तो बेसिक बात आपको इतनी याद रखनी है, डिटरमिनेट बीम्स कौन से होते हैं जिनको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं, वो डिटरमिनेट हो गए। और इनडिटरमिनेट वो बीम्स हो गए जिनको हम सिर्फ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के बेसिस पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, डिटरमिनेट बीम्स और इनडिटरमिनेट बीम्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन विच बीम इट अकर्स। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप पढ़ोगे, आपको इंटरव्यू तक जब दोगे तब तक भी ये क्वेश्चन पूछ जाएगा आपसे, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और बेसिक क्वेश्चन अगर बेसिक नॉलेज नहीं होती तो कोई आपको जॉब नहीं देता है। तो ये बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है। इट इज़ द पॉइंट वेयर द BM इज ज़ीरो, यानी कि ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है। जैसे हमने SFD और BMD ड्रॉ करना सीखा है, तो बेंडिंग मोमेंट में जहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, जहाँ पर भी साइन चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर।
It is the point where the bending moment is zero after changing its sign from positive to negative और vice versa, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जब साइन चेंज होता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जब ऐसे चेंज हो रहा है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो है। एक्स एक्सिस पर जब लाइन पास होती है, एक्स एक्सिस को लाइन काट रही है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और ये हमें बेंडिंग मोमेंट में देखने के लिए मिलता है। और ये कहाँ होता है? ये ओवरहैंगिंग बीम में होता है। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन देखा था, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, क्रॉस कर रहा था कोई भी एक बेंडिंग मोमेंट के लिए जब बनाया हमने, तो पॉइंट क्रॉस कर रहा था, यानी कि एक्स एक्सिस से पास हो रहा था ओवरहैंगिंग बीम में। तो जितने भी कॉन्ट्राफ्लेक्चर वाले केसेस होते हैं, ये ओवरहैंगिंग बीम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, क्वेश्चन है राइट द एजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। अब सिंपल बेंडिंग क्या होता है, सिंपल बेंडिंग की थ्योरी क्या है? अब देखो, जो इतना भी हम बेंडिंग कराते हैं बीम्स वगैरह में, तो इसमें कुछ एजम्पशंस मानते हैं कि इसके बेसिस पर हम मान रहे हैं। तो मटेरियल ऑफ द बीम होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, यानी कि जब भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि मटेरियल के अंदर जितना भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सेम है, यानी कि मैंने ए पॉइंट पर देखा तो भी सेम मटेरियल था, सेम स्पेस थी। ऐसे ही बी पॉइंट पर देखा तो सेम मटेरियल था और सेम स्पेस थी। सी पॉइंट पर देखा तो भी सेम स्पेस थी और सेम ही मटेरियल था। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस, यानी कि यूनिफॉर्म होना, बिल्कुल सेम होना, हर पॉइंट में बिल्कुल सेम है। और आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक होता है हर डायरेक्शन में लाइट की प्रॉपर्टी सेम होना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से लाइट की प्रॉपर्टी सेम होना, तो ये आइसोट्रॉपिक होता है। तो मटेरियल को होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। बीम मटेरियल को हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए, यानी कि हुक्स लॉ को फॉलो करे कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, ये हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। द ट्रांसवर्स सेक्शन विच वॉज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो भी सेक्शन है बीम का, बिफोर बेंडिंग वो जैसा रहा है वो बेंडिंग के बाद भी वैसे ही रहेगा। होता नहीं है, चेंज हो जाता है ना, लेकिन हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली अबाउट द लेयर अबव और बिलो। और जितने भी लेयर्स हैं वो फ्री हैं, उनको बांध के नहीं रखा गया कोई किस चीज़ के लिए, वो बाउंड नहीं है। अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है तो वो कंप्रेस हो जाएंगी, और टेंसाइल फोर्स लग रही है तो वो टेंशन में आ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ ई इज सेम इन बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन। कंप्रेशन और टेंशन में वैल्यूज बिल्कुल ई की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन बीम। बीम में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बीम में ही हमने SFD BMD ड्रॉ करना सीखा है। तो अब देखो बीम को डिफाइन कैसे करेंगे। बीम इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम क्या है? एक हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर हम ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं। ट्रांसवर्स लोड, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? अलोंग द लेंथ। जो भी जैसे हम टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो अलोंग द लेंथ, हमने लेंथ के अलोंग लगाया है। लेकिन ट्रांसवर्स फोर्स क्या होती है? परपेंडिकुलर लग रही है, जो भी बीम है उसके 90 डिग्री पर लग रही है। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्स, या फिर ऐसे लोड्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड्स। तो बीम एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि ट्रांसवर्स लोड को झेलता है। हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए, इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये चीज़ें लर्न नहीं करनी है, ये चीज़ें समझनी है। बीम क्या होता है ये चीज़ समझो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है इसको भी समझो, कि जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हुआ वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया। इसमें रटना नहीं कि द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज 0 आफ्टर चेंजिंग द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये चीज़ें जितना ज़्यादा दिमाग में रखोगे, जितना समझ के चलोगे, उतना कम दिक्कतें होंगी आगे।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग आर रिलेटेड। कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करती है, ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि शियर फोर्स, बेंडिंग, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम एक एक साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या क्या है। हाउ बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग आर रिलेटेड, यानी कि बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और जो लोड है वो कैसे रिलेटेड है। तो dF अपॉन dx इज इक्वल टू -w, यानी कि जितना भी फोर्स है उसको हम x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो वैल्यू आती है -w, यानी कि लोडिंग वाली वैल्यू। और शियर फोर्स को डिवाइड करेंगे x से तो वेट आएगा, और मोमेंट को डिवाइड करेंगे x से, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी शियर फोर्स की। मोमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के अकॉर्डिंग, x के अलोंग, तो वैल्यू आएगी F, शियर फोर्स यानी कि। और अगर शियर फोर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे अलोंग x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू आएगी हमारे पास वेट W। तो साइन कन्वेंशंस जैसे आपको दिख रहा होगा, तो साइन कन्वेंशंस पहले वाला जो बॉक्स है उसमें लिखा है पॉजिटिव शियर फोर्स, तो इस टाइप से अगर ऑपोजिट लग रही है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव शियर फोर्स, जैसे एग्जांपल यहाँ पर है। और नेगेटिव शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट कैसे होता है, बेंडिंग मोमेंट में अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, स्माइली बन रहा है, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अब ये ऊपर वाला जो डायग्राम है इसमें स्माइली बन रहा है तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कौन सा होता है, जो नीचे साइड लेके जा रहा है, जो उदास वाला साइन बन गया, सैड वाला, तो वो नेगेटिव है। पॉजिटिव रहोगे तो स्माइल करोगे, तो वैसे ही बेंडिंग मोमेंट ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा, तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। नेक्स्ट, डिफाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ड्यू टू प्योर बेंडिंग द लेयर्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, whereas the layers below the neutral axis are subjected to tensile stress। अब इस बात का मतलब समझो कि जैसे कोई भी हम बीम की बात कर रहे हैं, आप इसे एग्जाम्पल को ऐसे समझना कि आपने एक कॉपी ली, कॉपी को आप बेंड करा रहे हो, बेंड कराओगे तो बिल्कुल जो बीच वाली थिकनेस जितनी होगी, जितनी मोटाई होगी उस कॉपी की, तो आप बिल्कुल सेंटर, उसके जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो आप उसको न्यूट्रल एक्सिस मानोगे, तो आप देखोगे जब आप बेंडिंग कराओगे, बेंडिंग यानी कि जो ये पॉजिटिव वाली बेंडिंग है, स्माइली, उसको स्माइली की तरह बनाओगे, बेंड करोगे, तो आप देखोगे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कंप्रेस, सब पास पास आ जाते हैं, और जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन है वो खिंच रहा है, वहां पर टेंशन आ रही है। जैसे कपड़े की रस्सी वाली बात करी थी हमने, जिस रस्सी पर हम कपड़े फैलाते हैं तो वहां पर वो बेंड तो हो जाती है, लेकिन अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके देखो, बिल्कुल रस्सी का छोटा सा पार्ट लिया तो हमने देखा रस्सी के बिल्कुल बीच वाली जो लाइन है वो है न्यूट्रल एक्सिस। उसके ऊपर जो है जब ऐसे लोड लग रहा है और उसमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो ऊपर कंप्रेशन आ गया और नीचे टेंशन आता है। ड्यू टू दीज स्ट्रेसेस द फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन द लेयर्स। अब ये जो ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है और नीचे टेंसाइल, ऊपर संपीड़न वाली है कंप्रेशन और नीचे टेंसाइल है तनाव वाली फोर्स, तो इससे लेयर्स के अंदर फोर्सेस आ जाती हैं। दीज फोर्सेस विल बी द मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, और ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट बना देती है। द टोटल मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सेक्शन इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। अब ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स है और नीचे जो टेंसाइल फोर्स है, इनके बेसिस पर न्यूट्रल एक्सिस के पास एक मोमेंट डेवलप हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बात क्लियर हुई।
जो भी बेंडिंग के लिए हम बीम मान रहे हैं, हमने कपड़े वाली रस्सी से एग्जाम्पल समझा है। नॉर्मली जब बीम होता है तो बीम को बिल्कुल जब हम सेंटर से डिवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं कि जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है, जब हम सामने से देख रहे हैं बीम को, तो बिल्कुल जो उसके सेंटर की लाइन है, हमने उस लाइन को नाम दिया न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन होता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन होता है। तो जब ये दोनों फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रही हैं तो न्यूट्रल एक्सिस के पास मोमेंट बन जाता है, तो मोमेंट डेवलप होगा। तो ये जो मोमेंट बनता है इसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज कैंटिलीवर बीम? कैंटिलीवर बीम क्या होता है? अ बीम हुज वन एंड इज फ्री एंड, कोई भी बीम जिसका एक एंड फ्री है और दूसरा एंड फिक्स्ड है, तो इस टाइप के बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। बात क्लियर? एक साइड फिक्स्ड और एक साइड एक एंड फ्री, उसको बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिंपली सपोर्टेड बीम? सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? अ बीम सपोर्टेड और रेस्टिंग फ्री ऑन द सपोर्ट एट इट्स बोथ एंड इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई भी ऐसा बीम जो कि फ्रीली सपोर्टेड है, यानी कि जो सपोर्ट है वो एकदम फिक्स नहीं है, बस उस पर सपोर्ट है, सपोर्ट लेके वो बीम रखा है वहाँ पर, उसमें कोई सपोर्ट के अलावा कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि मूवमेंट अलाउड नहीं है या फिर मोशन अलाउड नहीं है, सब कुछ अलाउड है, बस सिंपल जब सपोर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ओवरहैंगिंग बीम? ओवरहैंगिंग बीम का ही हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो ओवरहैंगिंग बीम कौन से होते हैं? If one or both the end portions are extended beyond the support, then it is called overhanging beam. अगर जो भी सपोर्ट है उससे बाहर लेंथ एक्सटेंड है, लेंथ उससे भी बाहर तक जा रही है, या तो दोनों कॉर्नर्स के बाहर जा रही है या किसी एक कॉर्नर के बाहर जा रही है, तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय कंसंट्रेटेड लोड्स? अब ये जब हमने SFD BMD पढ़ा है तो उसमें हमने पॉइंट लोड, UDL, UVL सब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अ लोड विच इज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट लोड। जो लोड सिर्फ किसी एक पॉइंट पर लग रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। व्हाट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कौन सा होता है? इफ अ लोड विच इज स्प्रेड ओवर अ बीम इन सच अ मैनर दैट रेट ऑफ लोडिंग W इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ, इट इज कॉल्ड UDL। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है कि जब भी एक सेम लोड पूरी लेंथ पर इक्वली लग रहा है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है, जो एक पॉइंट पर लग रहा है वही दूसरे पॉइंट पर, वही तीसरे पॉइंट पर, वही लास्ट पॉइंट पर और वही लास्ट से पहले वाले पॉइंट पर, तो अगर सेम इंटेंसिटी लोड की रह रही है, यानी कि रेट ऑफ लोडिंग बिल्कुल सेम है हर पॉइंट पर, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। Next, what is meant by positive or sagging bending moment? The bending moment is said to be positive if moment of the forces on the left side of the beam is clockwise, on the right of the beam is anti-clockwise। यानी कि जब स्माइली बनता है, स्माइली कब बन रहा है? एक आप बीम मानो और अपने हाथ से देखो, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो कोई बीम है, पॉजिटिव कब होगा? जब लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज होगी, लेफ्ट साइड जब आप रोटेट कर रहे हो वो क्लॉकवाइज आ रही है और राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, यानी कि स्माइली बन गया। तो स्माइली कब बनता है? जब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो। तो पॉजिटिव कब हो रहा है? राइट एंटी क्लॉकवाइज है और लेफ्ट क्लॉकवाइज है। और बिल्कुल उल्टा, जब हम स्माइली नहीं बनाएंगे, स्माइली को उदास करा देंगे, तो क्या होगा?
स्माइली को उदास कराने के लिए हम राइट को क्लॉकवाइज कर लेंगे और लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। तो जब इस टाइप का मोमेंट आएगा तब हम उसको बोलेंगे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। द बेंडिंग मोमेंट इज सेड टू बी पॉजिटिव। स्माइली सिर्फ समझने के लिए, आपको स्माइली नहीं लिखना है, इसमें आपको लिखना है, देखो लिखना कैसे है। द बेंडिंग मोमेंट इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बीम इज क्लॉकवाइज, ऑन द राइट साइड ऑफ द बीम इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक बात। द बेंडिंग मोमेंट इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन is such that it tends to bend the beam to a curvature having concavity at the top. अब concavity top पर है, तो ऐसे में हम मानते हैं कि पॉजिटिव है। हमें स्माइली समझ में आ गया है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से भी समझ में आ गया है, तो डेफिनेशन अब हम लिख पाएंगे। नेक्स्ट, डिफाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डिटेल में हम जैसे ही हमने स्टार्ट किया था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उस दिन हमने पढ़ लिया था, फिर भी शॉर्ट में देख लेते हैं। शियर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ईदर साइड ऑफ द बीम। अब शियर फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शन पर क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा जितने भी वर्टिकल फोर्सेस वहाँ पर लग रहे हैं। जब हमने SFD बनाया है शियर फोर्स डायग्राम, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जितने भी एल्जेब्रिक सम होते हैं, रिएक्शन लग रहा है तो पॉजिटिव, और अगर लोड लग रहा है तो हम उसको नीचे के डायरेक्शन में है तो हम उसको माइनस मान रहे हैं। तो इस टाइप से जब हम सारी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम निकाल लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं शियर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस which are placed either side from that point। यानी कि जो एक साइड, एक सेक्शन ले लेते हैं, उसके ईच साइड पर लोड इनटू डिस्टेंस करके जितना ही मोमेंट आता है उसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हेन विल बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन। जैसे शियर फोर्स साइन चेंज करती है तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ये हमने SFD BMD में पॉइंट कवर कर लिया था कि जब भी शियर फोर्स साइन चेंज करेगी, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स एक्स एक्सिस पर आ रहा है, शियर फोर्स 0 होके पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, what is maximum bending moment in simply supported beam of span L subjected to UDL of W over entire span। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये था WL²/8 जब हमने x के टर्म में निकाला था बेंडिंग मोमेंट, और फिर जब हमने पूरी लेंथ के लिए निकाला तो तब हमारा आया था WL²/8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है WL²/8 सिंपली सपोर्टेड के केस में। Next question, in a simply supported beam how will you locate the point of maximum bending moment। कैसे हम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर मैक्सिमम आएगा वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम व्हेन शियर फोर्स इज 0। तो ये पॉइंट जस्ट पढ़ा है हमने इससे पहले कि बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर मैक्सिमम होता है जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है। शियर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे और उस पॉइंट को 0 के इक्वल कर देंगे और वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो x की वैल्यू पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इट शोज द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। फर्स्ट डे ही हमने पढ़ लिया था कि जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को हम किसी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं पूरी लेंथ में, तो जो डायग्राम बनाते हैं उसको बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब टाइप क्या क्या होते हैं बीम के, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम और ओवरहैंगिंग बीम। 19th क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड्स। 3 होते हैं, पॉइंट लोड होता है, UDL होता है और UVL होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और रेस्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस या फिर नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।